Hello everyone, today we are going to do paper code BPCG 172 Youth, Gender and Identity. So आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें, गूगल में जाएँ, shop.hindustanknowledge.com पे जाएं। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, गेस्ट पेपर जितने भी हैं परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे BPCG 172। इसके आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। जैसे कि हम डालते हैं, रुको, BPCG 172, ये हमारा पेपर कोड है, ठीक है। इसके हमें इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्या है गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्या करें, बाय नाउ पे क्लिक करके आपको यहाँ से गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें, हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 9580023321 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी आप गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं आप पहले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें हमें क्या बताना है, वी हैव टू डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी। इंट्रोडक्शन देंगे। आइडेंटिटी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु वी आर बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कौन है, ठीक है। बोथ एज इंडिविजुअली भी हम देखते हैं कि हम कौन है एंड एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सो आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, सोशल इंटरैक्शन, कल्चर एंड साइकोलॉजी। अब जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो किन फैक्टर से शेप होती है? पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस, सोशल इंटरैक्शन, कल्चर एंड साइकोलॉजी। Over time, scholars from different fields have developed various theories to explain how identity forms and changes. ठीक है, अब बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्या किया, अलग अलग फील्ड में, ठीक है, अलग अलग थ्योरीज को डेवलप किया है टू एक्सप्लेन कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कैसे फॉर्म होती है और कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज देखेंगे, ठीक है, जैसे कि कोई साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल, ठीक है। पहली है एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। अब एरिक एरिक्सन is a famous psychologist who believed that identity development stages throughout life. अब इनका मानना क्या है, ये मानते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो कैसे डेवलप करती है, स्टेजेस में डेवलप करती है थ्रू आउट द होल लाइफ। ही सजेस्टेड 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ईच विद अ स्पेसिफिक चैलेंज। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए हैं और वो भी सारे क्या, कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द मेन चैलेंज इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एडोलेसेंस में क्या बोला है कि जो हमारा मेन चैलेंज होता है वो होता है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। टीनेजर्स एक्सप्लोर्स who they are, what they believe and what roles they want in societies. अब टीनेजर्स क्या होते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं कि वो कौन है, ठीक है, वो क्या बिलीव करते हैं और उनको क्या रोल होता है सोसाइटी में, वो क्या रोल चाहते हैं। सक्सेसफुली रिजॉल्विंग दिस स्टेज लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ which failure may result in confusion about one's place in the world. Erikson theory emphasizes that identity is not fixed. It evolves as we face new experiences and challenge. अब एरिक्सन की जो थ्योरी है वो एम्फोसाइज करती है जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, फिक्स नहीं है, बल्कि ये इवॉल्व करती है जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस को फेस करते हैं या फिर हम किसी चैलेंजेस को फेस करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, ठीक है, ये दी थी आपने हेनरी टेस्फेल एंड जॉन टर्नर ने, ठीक है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ ग्रुप्स इन्फ्लुएंस आवर सेंस ऑफ सेल्फ। तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या है, ये बताती है जो ग्रुप होते हैं वो कैसे हमारे सेंस ऑफ सेल्फ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी people define themselves based on the groups they belong to such as nationality, religion, gender और profession। तो लोग अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप्स जिनको वो बिलोंग करते हैं, जैसे कि उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका जेंडर क्या है या फिर उनका प्रोफेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम, अ कल्चरल कम्युनिटी और अ वर्क प्लेस कैन शेप आवर बिहेवियर्स, वैल्यूज एंड फीलिंग्स ऑफ सेल्फ बिलोंगिंग्स, ठीक है। सो सोशल आइडेंटिटी helps people feel connected to others but can also create in groups and out groups
विच समटाइम्स लीड टू प्रेजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि सोशल आइडेंटिटी अगर हम अपनी बनाते हैं तो उससे क्या होता है, कभी कभी प्रेजुडाइस भी होता है और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, ठीक है। सो थर्ड इज सेल्फ कैटेगराइजेशन थ्योरी related to social theory. Self-categorization theory explains how individuals classify themselves at different levels like personal identity and social identity. अब देखिए सेल्फ कैटेगराइजेशन थ्योरी जो होती है वो क्या एक्सप्लेन करती है कि इंडिविजुअल अपने आप को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे, जैसे कि पर्सनल आइडेंटिटी उनकी क्या है, उनके क्या यूनिक ट्रेड्स हैं, ठीक है। सोशल आइडेंटिटी उनकी क्या है, यानी कि उनके ग्रुप में क्या मेंबरशिप है। For instance, someone may see themselves as both a student and a member of local community. अब देखिए कोई अपने आप को कैसे, जैसे कि एक स्टूडेंट भी देख सकता है एज पर्सनल एंड अ मेंबर ऑफ लोकल कम्युनिटी एज सोशली। So this theory highlights that identity is flexible and context dependent. Depending on the situation, people may emphasize either the personal traits or group membership. अब ये थ्योरी क्या हाईलाइट करती है कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो फ्लेक्सिबल है और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, यानी कि जो जो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन होगी तो हम अपनी आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, पर्सनल ट्रेट के बेसिस पे भी बता सकते हैं और ग्रुप मेंबरशिप के बेसिस पे भी बता सकते हैं। फोर्थ इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ये दिया था आपका जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इज अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करता है हमारी आइडेंटिटी थ्रू द सोशल इंटरैक्शन। अब जॉर्ज हर्बर्ट मीड आर्ग्यूड दैट पीपल डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ बाय इंटरैक्टिंग विद अदर्स एंड ऑब्जर्विंग हाउ अदर परसीव देम। अब ये क्या बोलते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी है ना, सेंस ऑफ सेल्फ है, वो कब कैसे डेवलप होता है, थ्रू इंटरैक्टिंग विद अदर्स, जब हम दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो हमको कैसे परसीव करते हैं, ठीक है। In other words, our identity is partly shaped by feedback from the society. अब दूसरी भाषा में देखें तो यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, हमारे जो भी हमें फीडबैक मिलता है सोसाइटी से उससे शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अदर्स सी यू एज काइंड एंड हेल्पफुल, यू मे स्टार्ट टू सी योरसेल्फ दैट वे। अगर मान लीजिए कोई आपको देखता है कि आप दयालु हैं, हेल्पफुल हैं, तो आप अपने आप को भी उस तरीके से देखने लग जाएंगे। सो दिस थ्योरी एम्फसाइजेस द ऑनगोइंग डायनेमिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी formation through social experiences, ठीक है। फिफ्थ इज postmodern and narrative theories. So postmodern theories of identity suggest that identity is not fixed or stable but fragmented and constantly changing. अब postmodern theories क्या बोलती हैं कि जो हमारी identity है वो fixed नहीं है और ना ही वो stable है, बल्कि वो क्या है, fragmented है और constantly change होती रहती है। People create their identities through stories, experiences and cultural influences, ठीक है। अपनी जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, थ्रू स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस हो गए या फिर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हो गए। Narrative identity theory emphasizes that individuals construct a sense of self by telling stories about their lives, connecting past experiences with future goals. अब लोग क्या करते हैं, अपनी narrative identity कैसे देते हैं, वो emphasize करते हैं, जो individuals होते हैं ना, अपने सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब वो क्या बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में, अपने पास्ट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद देयर फ्यूचर गोल्स। सो दिस अप्रोच हाईलाइट्स दैट आइडेंटिटी इज सब्जेक्टिव, यानी कि ये अप्रोच क्या बताता है कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो सब्जेक्टिव है और पर्सनल है। सो इट कैन बी रीशेप्ड ओवर टाइम एज पीपल री इंटरप्रेट देयर लाइफ स्टोरीज, ठीक है। सिक्स्थ इज जेंडर एंड कल्चरल थ्योरीज। फेमिनिस्ट एंड कल्चरल थ्योरिस्ट argue that identity is influenced by social norms, culture and power structures. इनका मानना क्या है, जो हमारी आइडेंटिटी है वो सोशल नॉर्म्स, कल्चर और पावर स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होती है। जेंडर आइडेंटिटी फॉर इंस्टांस इज शेप्ड बाय बोथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। अब जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस दोनों से ही शेप होती है। Similarly, cultural identity is formed by language, traditions एंड शेयर्ड हिस्ट्री, ठीक है। जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है वो कैसे फॉर्म होती है, बाय लैंग्वेज, ट्रेडिशंस एंड शेयर्ड हिस्ट्रीज। दीज थ्योरी स्ट्रेसेस that the identity is deeply connected to social context and may change when individuals experience new cultural environments. इनका ये मानना है कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को कनेक्टेड होती है और वो कभी भी चेंज हो सकती है जब इंडिविजुअल्स क्या करें, नए नए कल्चरल एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं, नए नए कल्चरल एनवायरमेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। सो हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। इन समरी, आइडेंटिटी इज अ कॉम्प्लेक्स शेप्ड
complex concept that is shaped by our psychological developments, social interaction, group membership, cultural influences and personal narratives। यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो कि शेप्ड होती है किन से, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से, सोशल इंटरैक्शन से, ग्रुप मेंबरशिप से, ठीक है, और बाकी पर्सनल नैरेटिव्स वगैरह से। सो एरिक्सन क्या करते हैं, एम्फोसाइज करते हैं हमारे लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट पे, ठीक है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी हाईलाइट्स ग्रुप इन्फ्लुएंस, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म फोकस ऑन सोशल फीडबैक एंड पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस stresses the fluid and constructed nature of the identity. So together this theories shows that identity is not static, यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, डायनेमिक है और इवॉल्व करती है थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ। अंडरस्टैंडिंग दीज थ्योरीज हेल्प अस अप्रिशिएट द डाइवर्स वेज पीपल सी देमसेल्व्स एंड रिलेट टू द वर्ल्ड अराउंड देम। तो ठीक है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, सारे क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। तो ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल्स ऑफ इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या समझाना है, वी हैव टू डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ इंटरजेनरेशन रिलेशनशिप, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप्स रेफर टू द कनेक्शन and interactions between people of different generations such as grandparents, parents and children. इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि हमें कनेक्शंस बनाने हैं, इंटरैक्शंस बताने हैं किसके बीच में, पीपल ऑफ डिफरेंट जनरेशन, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या फिर जो हमारे पेरेंट्स हो गए, या फिर चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे इन्फ्लुएंस फैमिली डायनेमिक्स, सोशल सपोर्ट एंड इंडिविजुअल वेलबींग। अब हमें क्या है, रिलेशनशिप समझना क्यों ज़रूरी है इनके सबके बीच में, क्योंकि ये क्या करते हैं, फैमिली डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल सपोर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंडिविजुअल वेलबींग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड सेवरल मॉडल्स ऑफ इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप विच हेल्प एक्सप्लेन हाउ फैमिलीज इंटरैक्ट अक्रॉस जनरेशंस। यानी कि जो फैमिलीज हैं वो कैसे इंटरैक्ट करती हैं थ्रू जनरेशंस। द मेन मॉडल्स आर ट्रेडिशनल, कंपेनिगेट, सपोर्टिव, म्यूचुअल एंड डिटैच्ड, ठीक है। पहला हम देखते हैं ट्रेडिशनल और अथॉरिटेरियन मॉडल। ये आपका क्या है, इस मॉडल में द ओल्डर जनरेशन होल्ड अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर एंड यंगर जनरेशन आर एक्सपेक्टेड टू ओबे एंड रिस्पेक्ट देम। अब यानी कि जो ट्रेडिशनल मॉडल है या फिर अथॉरिटेरियन जो मॉडल है, इसमें क्या होता है, जो पुरानी जनरेशन हैं, ठीक है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो अथॉरिटी होल्ड करते हैं और उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। एंड जो यंगर जनरेशन होते हैं उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ओबे करें उन्हें, ठीक है। यानी कि यंगर जनरेशन अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन सबको ओबे करें और रिस्पेक्ट करें। सो दिस अप्रोच इज ऑफन सीन इन सोसाइटीज विद स्ट्रॉन्ग हायरार्किकल और पेट्रियार्कल सिस्टम। यानी कि जहाँ पे भी हमें हायरार्किकल सिस्टम दिखता है या फिर पेट्रियार्कल सिस्टम दिखता है, वहाँ पर यह अप्रोच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा अप्रोच, ट्रेडिशनल मॉडल हमें देखने को मिलता है। द ओल्डर जनरेशन प्रोवाइड्स गाइडेंस, disciplines and rules while younger members follow instructions and uphold family traditions, ठीक है। इमोशनल क्लोजनेस में एग्जिस्ट बट द रिलेशनशिप इज मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। इसमें क्या होता है, जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत फॉर्मल होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज इफ यंगर मेंबर्स क्वेश्चन अथॉरिटी और वांट मोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं अगर जो यंगर मेंबर्स हैं वो अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं या फिर ज़्यादा इंडिपेंडेंस मांगते हैं, ठीक है। सेकेंड इज कंपेंशनिएट मॉडल। The compassionate model emphasizes emotional closeness and friendship between the generation rather than strict authority. इस मॉडल में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे इमोशनल क्लोजनेस होती है, ठीक है, और फ्रेंडशिप होती है बिटवीन द जनरेशंस रादर देन द स्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ओल्डर फैमिली मेंबर्स एक्ट एज कंपेनियन, एडवाइजर एंड सपोर्टर रादर देन स्ट्रिक्ट रूलर। इसमें क्या होते हैं, जो ओल्डर फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमारे कंपेनियन की तरह होते हैं, यानी कि हमारे फ्रेंड की तरह होते हैं या फिर एडवाइजर की तरह होते हैं रादर देन स्ट्रिक्ट रूलर्स। सो दिस मॉडल ऑफन डेवलप्स इन मॉडर्न अर्बन फैमिलीज वेयर रिस्पेक्ट इज अर्न थ्रू पर्सनल क्वालिटीज रादर देन इम्पोज थ्रू एज। इसमें क्या होती है, जो हमारी रिस्पेक्ट होती है वो हम कैसे अर्न करते हैं, थ्रू आवर पर्सनल क्वालिटीज रादर देन
imposed through age. ठीक है, grandparents may spend time playing with grandchildren, sharing experiences and providing advice without expecting obedience. So here relationship are warm, affectionate एंड इनफॉर्मल. यहाँ पे क्या होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो वार्म होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं. थर्ड इज सपोर्टिव मॉडल. द सपोर्टिव मॉडल फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल हेल्प एंड केयर बिटवीन जनरेशंस. अब जो सपोर्टिव मॉडल होता है उसमें क्या होता है, वो फोकस करता है ऑन द प्रैक्टिकल हेल्प एंड केयर बिटवीन द जनरेशंस. So it is a common in families where one generation depends on other for financial, emotional और physical support. यहाँ पे क्या होता है, जो families होती हैं, ठीक है, वो अपनी दूसरे जनरेशन पे डिपेंड रहती हैं फॉर फाइनेंशियल, इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट. For example, adult children may take care of aging parents while parents support children in their education, career or marriage. So this model involves a sense of responsibility and mutual dependence. इस मॉडल में क्या होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और म्यूचुअल डिपेंडेंस भी होता है. रिलेशनशिप्स आर लेस अबाउट अथॉरिटी और कंपेनियनशिप एंड मोर अबाउट मीटिंग ईच अदर. इसमें क्या होता है, जो रिलेशनशिप होते हैं वो अथॉरिटी के मामले में कम होते हैं और यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादातर कंपेनियनशिप होती है एंड मोर अबाउट मीटिंग ईच अदर्स नीड्स. यहाँ पे क्या होती है, लोगों की हम नीड्स पूरी करते हैं जितने भी हमारे रिलेशनशिप होते हैं. ठीक है, सपोर्ट कैन बी वन वे और रेसिप्रोकल. इसमें क्या होता है, जो सपोर्ट होता है या फिर वो वन वे भी हो सकता है और रेसिप्रोकल भी हो सकता है, यानी कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को हेल्प कर रहे हैं या फिर दोनों जनरेशन जो हैं एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं. फोर्थ इज म्यूचुअल और इंटरडिपेंडेंट मॉडल. इन द म्यूचुअल मॉडल बोथ जनरेशन शेयर रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप इक्वली. इसमें क्या होता है, जब म्यूचुअल मॉडल होता है उसमें दोनों ही जनरेशन जो होती है रिस्पेक्ट, सपोर्ट शेयर करती हैं इक्वली. ईच जनरेशन वैल्यूज द अदर्स कंट्रीब्यूशन एंड रिलाइज ऑन ईच अदर फॉर गाइडेंस, इमोशनल कंफर्ट एंड प्रैक्टिकल हेल्प. ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड एंड रिलेशनशिप्स आर मार्क्ड बाय कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. इसमें क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो शेयर्ड होती हैं दोनों ही जनरेशन से, और जो इनके रिलेशनशिप होते हैं दे आर मार्क्ड बाय कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. So this model often appears in families with strong communication skills and flexibility, where roles are negotiated rather than imposed. और ये मॉडल हमें कहाँ देखने को मिलता है, जिन फैमिलीज में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जहाँ पे जो रोल्स होते हैं वो नेगोशिएटेड होते हैं रादर देन बीइंग इम्पोज्ड. सो इट एनकरेजेस बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्दी फैमिली डायनामिक्स. फिफ्थ इज डिटैच्ड और एम्बिवेलेंट मॉडल. In this model, relationship between generation are distant और inconsistent. यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं जनरेशन के बीच में वो डिस्टेंट होते हैं और इनकन्सिस्टेंट होते हैं. फैमिली मेम्बर्स में फील इमोशनली डिटैच्ड एंड कम्युनिकेशन इज मिनिमल. इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत मिनिमल होता है. कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ इंटरेस्ट कैन क्रिएट एम्बिवेलेंस where interactions are neither fully positive nor fully negative. यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे interactions होते हैं वो ना ही negative होते हैं fully और ना ही fully positive होते हैं. So this pattern may occur due to geographical separation, busy lifestyle और unresolved family conflicts. अब जो ये pattern है ये कैसे develop हो सकता है, because of geographical separation हो या फिर किसी की busy lifestyle हो या फिर unresolved family conflicts हो. While the detached model can limit support and emotional closeness, occasional interactions may still occur during special events or family gathering. इसमें क्या होती हैं, occasional interactions होते हैं जब भी कोई या फिर special events हो या फिर family gatherings होती हैं. Conclusion देखेंगे. Understanding these models helps us see how families functions across generation. इन मॉडल से हमें क्या पता चलता है कि जो families हैं वो generation से across कैसे, ठीक है, फंक्शन करती हैं. नो फैमिली फिट्स परफेक्टली इनटू अ सिंगल मॉडल. कोई भी फैमिली किसी भी परफेक्ट सिंगल मॉडल में, ठीक है, फिट नहीं होती है. मैनी फैमिलीज एक्सपीरियंस अ कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन कल्चर, पर्सनैलिटी एंड सर्कमस्टांसेस. हेल्दी इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप्स ऑफन कंबाइन द एस्पेक्ट ऑफ कंपेंशनिएट, सपोर्टिव एंड म्यूचुअल मॉडल्स, फॉस्टरिंग लव, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन. यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी फैमिली किसी भी सिंगल मॉडल में परफेक्टली फिट नहीं होती है, बल्कि वो क्या होती है कि इन सब का कॉम्बिनेशन होती है. ठीक है, किसी न किसी का कॉम्बिनेशन होती है. सो बाय स्टडिंग दीज पैटर्न्स फैमिलीज कैन इंप्रूव कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथन बॉन्ड्स एंड प्रोवाइड इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट अक्रॉस द जनरेशंस. तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं.
डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का ऑन यूथ आइडेंटिटी। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच कंट्रीज, कल्चर्स एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिकम मोर कनेक्टेड। इट हैपन्स थ्रू टेक्नोलॉजी, ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड सोशल मीडिया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसके उससे जो कंट्रीज होती हैं, कल्चर्स होते हैं या फिर जो लोग होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। ये हैपन होता है किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, ट्रेड के थ्रू होता है, कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन many aspects of life, स्पेशली ऑन द आइडेंटिटी ऑफ यंग पीपल। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, स्पेशली ऑन द आइडेंटिटी ऑफ यंग पीपल। यूथ आइडेंटिटी रेफर्स टू हाउ यंग पीपल सी देमसेल्व्स, देयर वैल्यूज, बिलीव्स, कल्चर एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, फर्स्ट इज एक्सपोजर टू ग्लोबल कल्चर्स। One of the main effects of globalization is that it exposes young people to cultures from all around the world. एक मेन इफेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का? कि ये पीपल को क्या करता है? एक्सपोज करता है टू द कल्चर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। थ्रू द इंटरनेट, सोशल मीडिया, मूवीज एंड म्यूजिक, यूथ कैन लर्न अबाउट डिफरेंट लाइफस्टाइल, फैशन, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। अब जो यूथ है वो सोशल मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू क्या करता है? अलग अलग लाइफस्टाइल, फैशन, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशन को सीख सकता है। For example, teenagers in India may watch American movies, listen K-pop और use apps that are popular in other countries. अब जो teenagers होते हैं इंडिया के वो क्या कर सकते हैं? जैसे कि अमेरिकन मूवीज देखते हैं, K-pop को लिसन करते हैं या फिर वो अलग अलग एप्स यूज करते हैं जो कि और कंट्रीज में पॉपुलर हैं। सो दिस एक्सपोजर अलाउज देम टू अडॉप्ट आइडियाज, ट्रेंड्स एंड हैबिट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इस वजह से क्या होता है? उनको आइडियाज अडॉप्ट करते हैं, वो ट्रेंड्स अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, as a result, youth may start mixing global culture with their own, which creates a more diverse and modern identity. इसकी वजह से क्या होती है? बहुत diverse और modern identity create हो जाती है। Second is influence on values and beliefs. Globalization can influence the values and beliefs of young people. इससे क्या होता है? जो globalization होती है वो हमारे जो जितने भी young people हैं उनके values और beliefs को भी influence करती हैं। When youth are exposed to global ideas about democracy, freedom, equality, gender rights and environmental issues, they may start adopting these beliefs. जब यंग लोगों को क्या है? एक्सपोज किया जाता है इन ग्लोबल आइडियाज की तरफ, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, फ्रीडम, इक्वालिटी, जेंडर राइट्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, तो वो क्या करते हैं? इन बिलीव्स को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेज अ बिग रोल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड इंस्पायरिंग यंग पीपल टू टेक एक्शन। इसमें क्या होता है? जो सोशल मीडिया होते हैं वो बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल प्रॉब्लम्स, और वो यंग पीपल को क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं टू टेक एक्शन। While this can be positive by creating open-minded and socially aware youth, it may also create conflicts with traditional family or cultural values, leading to a struggle in shaping their identity. यानी कि इससे पॉजिटिव इफेक्ट तो होता ही है, बट लेकिन इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकते हैं विद ट्रेडिशनल फैमिली या फिर कल्चरल वैल्यूज, जिसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रगल होता है इन शेपिंग देयर आइडेंटिटी। चेंजेस इन लाइफस्टाइल एंड फैशन, ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स द वे यंग पीपल ड्रेस, स्पीक एंड बिहेव। यानी ये ग्लोबलाइजेशन क्या इफेक्ट करता है कि जो यंग पीपल हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो कैसे, ठीक है, बात कर रहे हैं, वो कैसे ड्रेस पहन रहे हैं। इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स, फूड हैबिट्स एंड एंटरटेनमेंट्स आर क्विकली अडॉप्टेड बाय यूथ। अब जितने भी इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, एंटरटेनमेंट है, वो यूथ क्या है? क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, फास्ट food chains, global brands and international sports events have become part of everyday life. अब जितने भी फास्ट फूड चेन्स हो गए, ग्लोबल ब्रांड्स हो गए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं, वो क्या है? एवरीडे लाइफ का हमारा पार्ट बन चुके हैं। While this creates a sense of being modern or trendy, it sometimes leads to a loss of local traditions and cultural uniqueness. अब देखिए, ये हमें मॉडर्न या फिर ट्रेंडी का सेंस तो क्रिएट करके दे देता है, पर इसमें क्या होता है? हमारा जो लोकल ट्रेडिशन है या फिर कल्चरल यूनिकनेस है वो क्या हो रही है? लॉस हो रही है। यूथ आइडेंटिटी बिकम्स अ ब्लेंड ऑफ लोकल एंड ग्लोबल एलिमेंट्स, शोइंग हाउ ग्लोबलाइजेशन शेप देयर लाइफस्टाइल एंड चॉइसेस। ठीक है, फोर्थ इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया आर द बैकबोन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया है वो क्या है? बैकबोन है हमारी ग्लोबलाइजेशन के। प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये क्या करते हैं? दे ऑल अलाउ यूथ टू कनेक्ट विद पेयर वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड के साथ वो कनेक्ट करने का मौका देते हैं यूथ को। दे कैन शेयर ओपिनियंस, शोकेस टैलेंट एंड लर्न अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ
So this constant connectivity influences the way youth perceive themselves and their place in the world. ठीक है, यहाँ से क्या देखते हैं, जो यूथ हैं वो अपने आप को परसीव कर सकते हैं कि वो अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, वो उनको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ उनकी जो कैसे वो अपने आप को टैलेंट्स अपने शोकेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब। ऑन द पॉजिटिव साइड इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ग्लोबल अवेयरनेस। ठीक है, इसकी पॉजिटिव साइड क्या है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को एनकरेज करते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन देते हैं एंड ग्लोबल अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। On negative side, it can create pressure to conform to global trends, leading to stress or a feeling of inadequacy if they cannot keep up. और negative side में इसका क्या है कि ये pressure create कर सकता है कि उनको global trends के लिए conform होना है। इसकी वजह से उनको क्या है, stress की feeling भी हो सकती है या फिर inadequacy की feeling भी हो सकती है अगर वो उसको keep up नहीं कर पाते हैं तो। Fifth is hybrid identities and cultural adaptation. Globalization encourages यूथ टू फॉर्म हाइब्रिड आइडेंटिटीज। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होते हैं, जो यूथ होते हैं वो अपनी हाइब्रिड आइडेंटिटीज को भी फॉर्म करते हैं। दिस मीन्स दैट दे कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम देयर लोकल कल्चर विद ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि वो अपने लोकल कल्चर को साथ लेके विद ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस से अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीनेजर में सेलिब्रेट ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एट होम वाइल लिसनिंग टू ग्लोबल म्यूजिक एंड फॉलोइंग इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स, यानी कि वो अपनी जितने भी उनके ट्रेडिशनल फेस्टिवल है उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने घर पे, लेकिन वो ग्लोबल म्यूजिक को सुन रहे हैं। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स को ठीक है फॉलो कर रहे हैं। सच हाइब्रिड आइडेंटिटीज मेक यूथ मोर फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल एंड ओपन माइंडेड। इस वजह से क्या होता है, जो हमारे यूथ होते हैं उसको फ्लेक्सिबल बनता है, अडेप्टेबल बनता है एंड ओपन माइंडेड बनता है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो क्रिएट कंफ्यूजन अबाउट वेयर दे ट्रूली बिलोंग्स what they value most। इसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है कि वो कैसे उस किसको बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड वो क्या वैल्यू करते हैं मोस्टली। सो बैलेंसिंग लोकल कल्चर एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस बिकम्स अ की चैलेंज इन शेपिंग यूथ आइडेंटिटी। सो अब हम जैसे लोकल कल्चर को बैलेंस कर रहे हैं या फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक ही चैलेंज बन गया है हमारे ठीक है यूथ की आइडेंटिटी को शेप करने में। सो अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। सो इन कंक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन यूथ आइडेंटिटी। ग्लोबलाइजेशन की क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है हमारी किसके, यूथ की आइडेंटिटी पे। इट एक्सपोजेस यंग पीपल टू ग्लोबल कल्चर्स, वैल्यूज, लाइफस्टाइल एंड आइडियाज थ्रू टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड ट्रैवल। इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, हमारे यंग को एक्सपोज करता है टू ग्लोबल कल्चर्स, वैल्यूज, लाइफस्टाइल एंड आइडियाज थ्रू टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड ट्रैवल। सो दिस इन्फ्लुएंस कैन हेल्प यूथ बिकम मोर ओपन माइंडेड, क्रिएटिव एंड ग्लोबली अवेयर। इस इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, जो हमारे यूथ हैं वो और ओपन माइंडेड हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं एंड ग्लोबली अवेयर हो सकते हैं। एट द सेम टाइम इट में ऑल्सो चैलेंज ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज एंड क्रिएट कन्फ्यूजन अबाउट आइडेंटिटी। यानी कि सेम टाइम पे ये क्या कर सकता है, जितने भी हमारे ट्रेडिशनल कल्चर हैं उसको चैलेंज कर सकता है। ठीक है, एंड confusion क्रिएट कर सकता है अबाउट आइडेंटिटी। यूथ टुडे आर क्रिएटिंग हाइब्रिड आइडेंटिटीज दैट मिक्स लोकल ट्रेडिशंस विद ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस दैट रिफ्लेक्ट द डायनेमिक एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वी लिव इन। सो ग्लोबलाइजेशन डज नॉट completely erase local identity but reshapes it, giving young people a unique way to define themselves in the modern way। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, जो हमारी लोकल आइडेंटिटी है उसको कम्प्लीटली इरेज नहीं करता है बल्कि उसको रीशेप करता है। ठीक है, यंग पीपल को एक यूनिक वे देता है कि वो अपने आप को डिफाइन करें इस मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आप वीडियो को पूरा देखिए ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।